कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है ना। इसके पहले आप लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ चुके हैं। सीरीज पैरेलल याद आ रहा है कुछ? अब पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पहले सीरीज पढ़ाएंगे, फिर आपको हम पैरेलल पढ़ा देंगे और फिर मिक्स पढ़ा देंगे। तो ये पहले सिंपल वे में चलते हैं हम लोग, है ना। नंबर 1, इन सीरीज, तो ये एक सेल हो गई, ये दूसरी सेल हो गई, ये तीसरी सेल हो गई, डॉट डॉट, कुल कितनी सेल हो गई? एम सेल्स। सिमिलर एम सेल्स हो गई, और उसको अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से जोड़ दें, प्रत्येक सेल का ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर, एंड देयर आर एम सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज आर। और इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है? मान लो आई करंट फ्लो कर रही है। ओके, बोलो भाई। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा? टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा? तो देखो वोल्टेज यहां ई ई ई ई ई ई कितने टाइम्स? एम टाइम्स। तो अगर V1 V2 V3 V4 होता तो सब जुड़ जाते हैं वोल्टेज लाइन से ना, जितने वोल्टेज होते हैं। तो कुल मिला के यहां पर नेट ईएमएफ जो हो जाएगा दैट इज एमई। ओके, और नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां पर? नेट रेजिस्टेंस वो कितना हो जाएगा? स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। अगर सीरीज में स्मॉल आर एम बार है, एम टाइम्स है, तो टोटल आर 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 एम टाइम्स, तो एम आर। क्यों? हर बार एम आर है तो एम बार है तो एम आर हो जाएगा, और उसमें कैपिटल आर और हो जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए आपके? आर प्लस एम आर। हेंस नेट करंट कितना हो जाएगी? नेट करंट आई बराबर आ जाएगा नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो एमई अपॉन आर प्लस एम आर। बोलो यहां क्या नहीं समझ में आपको? बात क्लियर हो गई? इसमें एक दो केसेस दिखा देता हूं, अगर नहीं समझ में बता दीजिएगा, ठीक है। फॉर न्यू सेल, अगर सारी सेल आपकी न्यू है, अगर नई सेल होती है तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। मैंने कहा था कि फिर इंटरनल रेजिस्टेंस ना के बराबर होता है। तो फॉर न्यू सेल्स जो स्मॉल आर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। देन तो आई की वैल्यू कितना आ जाएगी? एमई बाई कैपिटल आर हो जाएगा। ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? स्मॉल आर निगेट हो गया तो एम से मल्टीप्लाई है तो 0 में एम से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, तो कैपिटल आर बचेगा, ये आ जाएगा। और फॉर ओल्ड सेल, अगर यहां ओल्ड सेल्स हो जाए तो आपकी जो स्मॉल आर होगा दैट इज मच ग्रेटर देन कैपिटल आर हो जाएगा ना। आपकी जो स्मॉल आर होगा बहुत ज्यादा होगा, और जो बाहर रेजिस्टेंस है उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम हो जाएगा, निगेट कर देंगे उसको। तो आई की वैल्यू कितना आ जाएगी भाई? देखो एमई अपॉन ये कैपिटल आर निगेट हो जाएगा, तो क्या आ गया? ये एम इंटू स्मॉल आर आ गया। एम काट दीजिए तो आई की वैल्यू क्या आ गई? ई बाई आर आ गई। यहां क्या समझ में आ रहा है आपको? देखो सिंपल वे में ये बात समझ आएगी आपको। देखिए अगर नए सेल होंगे तो अगर एक सेल के लिए ई बाई आर होता तो एम सेल के लिए एम ई बाई आर, एम टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। लेकिन अगर ओल्ड सेल है तो भले ही वो एम सेल लगाए हैं आप, लेकिन ओल्ड सेल है तो रेजिस्टेंस जो इंटरनल है वही इतना ज्यादा हो जा रहा है कि वो एम आर से एम कैंसिल हो जा रहा है, तो एक ही सेल के बराबर रिस्पॉन्स करेगा। इसका मतलब अगर हमारे पास नई सेल है तो उनको हमें सीरीज में लगाना चाहिए, तभी तो एम टाइम्स करंट बढ़ जाएगी। अगर हमने उनको पैरेलल लगा दिया, सॉरी, अगर उनको हमने नई सेल है तो उनको सीरीज लगाने में फायदा है, तभी तो वो करंट आपकी बढ़ रही है। और नई सीरीज लगाने का कोई फायदा
नहीं है। अगर ओल्ड सेल को आप सीरीज में लगाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ओल्ड सेल को जब सीरीज लगाते हैं तो कोई करंट बढ़ती उड़ती नहीं है, वही इतनी करंट रहती है जितना एक करंट एक सेल बनाते होती है। तो समझ में आ गया नहीं आ गया? आइए दूसरी बात हम करते हैं आपके लिए। क्या चीज? इन पैरेलल, इन पैरेलल, ठीक है। अब पैरेलल में सेल लगा रहा हूं। ये पहली सेल हो गई, ये दूसरी सेल हो गई, ये तीसरी सेल हो गई, और सब एक ही पॉइंट पर खत्म हो रहे हैं। ये एनवी सेल, अंतिम सेल हो गई, एनवी सेल। उसके बीच में ऐसे एन रो है, मान लो। कितनी रो है? एन रो। और ये सब के सब जो है किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से अटैच है। ये भी ईएमएफ ई रेजिस्टेंस आर, ये भी ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये भी ई आर, ये भी ई आर, और टोटल करंट मान लो आई कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गया? सबका ईएमएफ ई है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और उसको हमने किससे जोड़ रखा है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से जोड़ रखा है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से जोड़ रखा है। बात क्लियर? कैपिटल आर से जोड़ रखा है। अब नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा यहां पर? नेट ईएमएफ तो जितना यहां है उतना यहां है, उतना यहां है, उतना सब पैरेलल में, पैरेलल वोल्टेज सेम रहता है। क्यों? तो नेट ईएमएफ ई ही हो जाएगा ना। सीरीज में वोल्टेज जुड़ता है, पैरेलल में वोल्टेज अगर सेम है तो सेम ही आएगा, अलग थोड़ा कुछ हो जाएगा। और नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा अभी? नेट रेजिस्टेंस तो ये आर तो था ही, और इसके ये पैरेलल में होकर तब उसके सीरीज में हो रहे हैं। अगर आर 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 एन टाइम्स एन बार है, उनको अगर आप पैरेलल जोड़ेंगे तो 1/r 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 जोड़ेंगे एन बार, तो एन बाई आर हो जाएगा, और इन्वर्स करेंगे तो आर बाई एन। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आर बाई एन आएगा, और उसमें ये आर सीरीज जुड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर रेजिस्टेंस हो जाएगा आर बाई एन। क्यों? पकड़ में आ गई बात? तो हेंस नेट करंट कितना हो जाएगा भाई? सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा? आई। तो नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, बोलो भाई समझ में आ गया नहीं आ गया तक? कोई दिक्कत? अब फिर से भाई ओल्ड सेल और न्यू सेल की बात किया जाएगा। फॉर न्यू सेल, अगर न्यू सेल होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। प्रत्येक सेल का इतना नहीं है अभी, तो इंटरनल रेजिस्टेंस लगभग ना के बराबर रहेगा उसका। तो आई क्या आ जाएगा भाई आपका? ई बाई आर आ जाएगा। इसका मतलब नई सेल अगर हम पैरेलल लगाएंगे कोई करंट वोल्ट बढ़ती नहीं है। एन सेल भी लगा रहे तो भी ई बाई आर ही आ रहा है। तो नई सेल को पैरेलल लगाने कोई फायदा, सीरीज में लगाने पर इंक्रीज कर रहा था। तो नई सेल हमेशा सीरीज में लगानी चाहिए। और फॉर ओल्ड सेल, अगर ओल्ड सेल है तो स्मॉल आर इज मच ग्रेटर देन कैपिटल आर आ जाएगा, कैपिटल आर निगलेक्ट हो जाएगा। तो आई बराबर क्या आ जाएगा? ई अपॉन ये 0 ही हो गया आपका। बहुत कम है तो निगलेक्ट कर दो इसको ना। तो क्या आ जाएगा? ये आई इज इक्वल टू एन ई बाई आर, ये आ गया। मतलब ओल्ड सेल अगर है तो उनको पैरेलल लगाने में फायदा हो रहा है। जितना एक सेल पे आते करंट फ्लो करती, जितनी ज्यादा सेल लगा दो उतना ज्यादा करंट फ्लो कर जाएगी, एन टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो समझ में आई बात क्या बोल रहा हूं? ध्यान दीजिएगा। ये चीज हम लोग अभी तो आप लोग इन्वर्टर वाले जमाने के हैं, घरों में ज्यादातर घरों में इन्वर्टर है, बहुत कम घरों में मोमबत्ती आती होगी। अब पहले हम लोग के टाइम में मोमबत्ती बहुत आती थी घरों पे, और उसके अलावा टार्च आती थी। टार्च जानते हैं? इसमें सेल लगती थी बड़ी वाली, एवरेडी वाली सेल, एवरेडी की सेल लगती थी। आजकल तो वो चार्जेबल वाली आ गई टार्च, चार्ज कर दो तो काम चल जाता है।
हम लोग समझ में, एलईडी सफेद रंग की एलईडी आती थी और वो उसका जो है टार्च में लगती थी। तो टार्च में एक दो तीन, वैसे तो 2 सेल वाली भी आती थी, छोटी वाली मीडियम साइज सेल आती थी, तो थोड़ा मोटी वाली सेल आती थी, तो उसमें 3 सेल तक लग जाती थी। कुछ कुछ बहुत बड़े पुलिस वुलिस मिलिट्री 5-5 सेल वाली चलती थी टार्च। और फोकस भी उसका सेट करना पड़ता था। हम लोग बचपन में फोकस सेट करते तब जाके बढ़िया लाइट आती थी उसकी, अदरवाइज लाइट बिखर जाती थी, उतना अच्छी लाइट नहीं आती थी। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आती है, बहुत शानदार लाइट होती है उसकी, एक ही बार बहुत दूर तक दिखाई पड़ता, पतली सी रहती है ना, चार्जेबल वाली आती है। तो जो सेल आती थी गाँव में वही यूज होती थी। गाँव में लाइट भी कम रहती थी, तो हम लोग के बचपन में पीतल वाली, लोहे वाली सेल, स्टील वाली टार्च आती थी, पीतल वाली टार्च रहती थी, गाँव में रहती थी, देखे होंगे अगर पुरानी बड़ी सी। तो जब सेल पुराना हो जाता था तो लाइट जो टार्च है वो कम अच्छी जलती थी, एकदम हल्की सी जलती थी। तो गांव के जो थोड़ा सा टेक्निकल बच्चे होते थे, जो स्मार्ट बच्चे होते थे, वो सारे सेलों को लेते थे, निकाल लेते थे, क्योंकि भाई टार्च में जली नहीं रहा, क्योंकि सीरीज में लगी जाती है टार्च में। पहले एक सेल डालते हैं, फिर 2 सेल डालते हैं, फिर 3 सेल डालते हैं, सेल सीरीज में होती है। तो चाहे 10 टू डालोगे तो भी अगर वो खराब है या ओल्ड हो चुकी है तो उनका रिस्पॉन्स अच्छा, सीरीज में चाहे ना लगाओ, आप देख रहे हैं कि एक ही सेल के बराबर लाइट देगी वो। तब उनको पैरेलल में जोड़ते थे। कैसे पैरेलल जोड़ते थे? सारे सेल को रख लेते थे और सबका ऊपर वाले पॉइंट को शोल्डर करके जगह लेते थे, नीचे वाले पॉइंट को शोल्डर करके जगह लेते थे, और तब बल्ब जाता था, जल जाता था बढ़िया से, खूब तेज जलता था। क्यों? क्योंकि एन टाइम्स इंक्रीज कर जाती थी करंट, तो तब जो टार्च है वो अच्छा, जिससे जो बल्ब है वो अच्छा जल जाता था। तो समझ में आया क्या बोले हम? तो ये स्टोरी सुन के लगा होगा कि हाँ सीरीज नहीं जल पा रहा है, नहीं रहेगी सीरीज फायदा, पैरेलल लगाने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सीरीज में लगाओ तो ऑटोमेटिक तेज लाइट जलेगी। लेकिन जब पुरानी हो गई, खराब हो गई एकदम, तो गांव वाले बच्चे क्या करते थे, उनको निकाल के पैरेलल जोड़ते थे। पैरेलल मतलब सबका पीतल वाला पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट एक जगह और सबका कार्बन वाला पॉइंट दूसरी जगह जोड़ करके तब बल्ब लगाओ तो फिर तेज जल जाता था, क्योंकि एन टाइम्स जितना ज्यादा सेल तो अच्छा रिस्पॉन्स। कुछ बात समझ में आ गया ये? अब आइए आपको मिक्स्ड वाला पढ़ा देते हैं। मिक्स्ड सेल मतलब उसमें सीरीज भी रहेगा और पैरेलल भी रहेगा, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या हो गया? ये एक रो हो गई, प्रत्येक सेल का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, यहां भी एम सेल्स हो गई, और ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से जोड़ दिया गया है। और इस तरह की कितनी रो है? दैट्स एन रो। तो एक रो में एम सेल, प्रत्येक रो में एम सेल है, और इस तरह कितनी रो बन गई है? एन। तो यहां पर ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, सबके लिए ये बात लागू हो रही है। ठीक है? और अब ये नेट करंट मान लो आई भेज पा रहा है। ओके, आगे बढ़ा जाए। तो अब नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा इसमें भाई? एक रो में एमई, एम टाइम्स हो गया, और ये भी एमई, ये भी एमई, ये भी एमई, ये भी एमई, सब पैरेलल में है, और पैरेलल में ईएमएफ बढ़ता बढ़ता, तो जो एक का है वही सबका मिला के हो जाएगा। तो नेट ईएमएफ कितना हो गया? एमई, पैरेलल जोड़ने कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कुल मिला के एमई। और नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई? तो आर तो है ही है, और एक का हो जाएगा एम आर, स्मॉल आर एम टाइम्स, और फिर एम आर एम आर एम आर एम आर एम आर एन टाइम्स ये हो जाएगा, और पैरेलल में है तो एन से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा? एम आर बाई एन। यहां तक बात समझ में आ रही है? कोई ऐसी बात जो कहा ना समझ में आई हो? तो अब हेंस नेट करंट कितना आ जाएगी भाई यहां पे? टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस,
ये आ जाएगा। कोई दिक्कत? इसको थोड़ा हम लोग ठीक ठाक भी कर सकते हैं। ठीक ठाक कैसे करेंगे? एन एलसीएम लेंगे, एन ऊपर फेंक देंगे, तो एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एम स्मॉल आर, ये करंट के लिए वैल्यू आ गई। क्यों भाई? कोई दिक्कत? अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है, मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम करंट थ्योरम। मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम करंट थ्योरम। मैक्सिमम पावर कब देगा ये, या मैक्सिमम करंट देगा? तो फॉर मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम करंट की बात है, अलग से नहीं आएगी। मैक्सिमम करंट, करंट मैक्सिमम कब होगा? जब नीचे वाली चीज मिनिमम हो जाएगी। नीचे वाली चीज, फॉर मैक्सिमम करंट एन आर प्लस एम आर इज मिनिमम। ये पूरा मैक्सिमम हो जाएगा जब डिनोमिनेटर जो होगा वो मिनिमम हो जाए। ये मिनिमम हो जाएगा तो ये चीज मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये मिनिमम कब हो जाएगा भाई? ये कब मिनिमम हो जाएगा? तो आइए जरा इसको पहले हम अपने ढंग से लिखते हैं, कुछ मैथमेटिकली सेट करते हैं इसको। तो एम आर प्लस एम आर को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एन आर माइनस एम आर का स्क्वायर प्लस 4 एन आर इंटू एम आर। ऐसे लिख सकते हैं। ए प्लस बी को हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये 4 से प्लस 2ab बच जाएगा, तो सॉल्व करके ये आ जाएगा ना। इसका तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे क्यों लिखें? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि किसी भी स्क्वायर टर्म की जो वैल्यू मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है। स्क्वायर टर्म की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। स्क्वायर टर्म या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा, निगेटिव नहीं होता स्क्वायर। चाहे पॉजिटिव अंक का स्क्वायर कर रहा हूं, चाहे निगेटिव अंक का स्क्वायर कर रहा हूं, स्क्वायर टर्म हमेशा या तो पॉजिटिव आएगा और मिनिमम आएगा तो 0 आएगा। तो ये चीज मिनिमम कब होगी? जब ये मिनिमम होगी। ये मिनिमम कब होगी? जब ये 0 हो जाएगा, है ना। सो दैट एन आर प्लस एम आर इज मिनिमम इफ एन आर माइनस एम आर इज इक्वल टू 0। मिनिमम तब होगा जब ये चीज 0 हो जाएगी। ये 0 का मतलब क्या हो गया भाई आपका? कि कैपिटल आर बराबर आ गया एम आर बाई एन। एम आर को उधर ले जाइए और एन से डिवाइड किए। कैपिटल आर बराबर क्या आ गया? एम आर बाई एन। कैपिटल आर क्या था? ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था, और एम आर बाई एन क्या था? यही तो पूरा इंटरनल रेजिस्टेंस था। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है तो उस समय सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करती है। और मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करती है? देन आई मैक्स कितना हो जाता है? तो यही एम आर बाई एन की जगह कैपिटल आर रख दो, इसी बराबर होना चाहिए। यहां अगर कैपिटल आर रख देंगे हम तो एम ई अपॉन 2 कैपिटल आर हो जाएगा, क्योंकि यही तो एम आर बाई एन की वैल्यू तो मिनिमम वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू आर के बराबर आ गई थी। इसको आर रख दिया तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई करंट की। या कैपिटल आर की जगह ये रख के देख लो, कैपिटल की जगह रखेंगे तो ये एन ई बाई 2 स्मॉल आर आ जाएगा। चलिए कैपिटल आर की जगह यहां रख देंगे तो एम से एम कट जाएगा, स्मॉल आर नीचे रह जाएगा, एन प्लस के ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो अगर स्मॉल आर के टर्म में निकालना है तो एन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और कैपिटल आर के टर्म में निकालना है तो एम से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही आपकी मैक्सिमम करंट की वैल्यू आती है। दिस इज द मैक्सिमम करंट थ्योरम।
कब मैक्सिमम करंट? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कुछ उलझा तो नहीं है? तो हमने क्या क्या पढ़ा दिया, फिर से गौर कर लीजिए। हमने पहले पढ़ाया कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज। सीरीज में क्या होता है, जितने ईएमएफ होते हैं सब जुड़ जाते हैं, जितना रेजिस्टेंस होता है सब जुड़ जाता है सारा फर्स्ट से, और आई इतना आ जाता है, टोटल ईएमएफ वन टोटल रेजिस्टेंस। न्यू जब सेल कहा जाएगा तो स्मॉल आर जीरो लेना, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो लेना। ओल्ड कहा जाएगा तो स्मॉल आर बहुत ज्यादा लेना, एक्सटर्नल को हटा देना, निगलेक्ट कर देना कैपिटल आर को। तो मैंने कहा सीरीज में नई सेल लगाने में फायदा है, करंट एन टाइम बढ़ता है, और पुरानी सेल को सीरीज में लगाने में कोई फायदा नहीं है, करंट वही उतना देता है जितना एक सेल अकेले दे रही है। सीरीज में लगाने कोई मतलब नहीं है, भले लगा दो तो भी उतना करंट आएगा जितना एक सेल अकेले दे रही थी, उससे करंट को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पैरेलल में दिख गया होगा आपको कि इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में आता है तो आर बाई एन की टर्म में आ जाएगा, और उसमें ये आर सीरीज में ही है, तो टोटल ईएमएफ क्योंकि सब पैरेलल में है तो ई के बराबर रहेगा ना, और नेट रेजिस्टेंस इतना आ जाएगा, तो ये आ गया। फिर ओल्ड रेजिस्टेंस और न्यू रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सिखा दिया। और इसके बाद मैंने आपको मिक्स वाले में कैसे बन रहा है ये भी बातें समझा दी, उम्मीद समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? ठीक बात है। थोड़ी बात और आगे बढ़ाई जाए, थोड़ा कुछ और कठिन चीज बता दिया जाए आपको। चलिए कुछ और कठिन चीज सिखा देते हैं, तो उसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। और पहले सीरीज सीखते हैं, सरल सरल वाली सीरीज सिखा दिए, अब तुम्हें थोड़ा कठिन कठिन वाली सीरीज सिखा देते हैं। क्यों, तैयार है? चलिए बर्दाश्त करना शुरू करिए। इन सीरीज ये स्मॉल r1 है, ये r2 है, ये E1 है, ये E2 है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, करंट कितना कंडक्ट करेगी I। ठीक, अभी तक क्या था, सारे सेलों का ईएफ हमने ई लिया था, तो ई ई ई ई एम टाइम्स था तो एम ही ले लिया था। अब अगर E1 E2 E3 इस तरह है तो सब जोड़ेंगे सारा फर्स्ट से, नेट ईएमएफ कितना आ जाएगा भाई? जो ई आ जाएगा वो आ जाएगा E1 प्लस E2। अगर और होता तो और भी ले लेते हम लोग ऐसे। और नेट करंट कितना आ जाएगा भाई? सॉरी, नेट रेजिस्टेंस पहले देख लो। नेट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट इस आर में R1 प्लस R2। क्यों? नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ये है और टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R और जुड़ जाएगा उसमें। तो करंट कितना आ जाएगी भाई? I इज इक्वल टू E1 प्लस E2 अपॉन R प्लस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत? अब जो थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज है यहाँ तो आसानी था, अब जो दिमाग लगाने वाली चीज है यहां से मिल रही है आपको। इन पैरेलल ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R हो गया, ये R2 हो गया, ये R1 हो गया, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया। नेट करंट I कंडक्ट कर रही है, और आप देख रहे हैं पैरेलल में हम कहें E1 है, यहाँ E2 है, वोल्टेज तो सेम है नहीं। अगली बार तो बड़े आराम से ई ई ई ई कहे, हमने कहा सब ई होगा, बात खत्म हो गई थी। और यहाँ पर एक E1 दूसरा, तो
तो मामला फंस जाएगा हमारा। तब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या लगेगा दिमाग? देखो लगाता हूं। यहां पर हम ले रहे हैं करंट I1 जा रही है, यहां से कितना जा रही है, यहां से कितनी जाएगी, टोटल मिला के कितना हो जाएगा I। क्यों? तो मेन कॉन्सेप्ट आ गया I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये बात समझ में आ गई। एक बात आपको और समझ आनी चाहिए कि मैंने कहा पैरेलल में ये है, ये है, ये है, तीनों पैरेलल में है, तो तीनों का वोल्टेज सेम होगा, मतलब V सेम होगा। हियर यही V बराबर हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा E1 माइनस I1 R1, इधर से लेंगे तो यही V सेम है, तो ये आ जाएगा E2 माइनस I2 R2, और यही आपका V IR के बराबर हो जाएगा, यही आपका IR के बराबर भी हो जाएगा। क्यों? सेम वोल्टेज रहेगा, सब तीनों पैरेलल ब्रांच है। देन अब ये वैल्यू पुट करेगा यहां पर, तो यहां से I1 कितना आ जाएगा बच्चों, देते हैं I रहने देंगे तो क्या आएगा, I बराबर आ जाएगा E1 बाई R1 E2 बाई R2 माइनस V कॉमन ले लिए 1 अपॉन R1 प्लस 1 बाई R2। यहां तक ठीक है। इसके बाद इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाइए, ये एलसीएम उलसीएम ले लीजिए पहले एक बार। तो ये R1 इंटू R2 I यहां आ गया, ये आ गया E1 R1 प्लस E1 R2 E2 R1 माइनस V के साथ में आ जाएगा R1 प्लस R2। क्यों? अब इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो V R1 प्लस R2 इज इक्वल टू आ गया E1 R2 प्लस E2 R1 और माइनस में आ जाएगा I R1 इंटू R2। अब R1 प्लस R2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो V बराबर आ जाएगा E1 R2 E2 R1 R1 प्लस R2 और I के साथ में क्या आ गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, है ना। कंपेयरिंग विथ E इज इक्वल टू कंपेयरिंग विथ V इज इक्वल टू E माइनस IR, देन E की बराबर कितना आ गया E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 और स्मॉल r कितना आ गया R1 इंटू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं E1 R1 प्लस E2 R2 अपॉन 1 बाई R1 बाई 1 बाई R2। कैसे आया? ऊपर नीचे दोनों में 1 बाई R1 इंटू R2 से डिवाइड कर दिया। ऊपर R1 बाई R2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 बाई R2 कट जाएगा, R1 बचेगा, यहाँ R1 कट जाएगा, R2 बचेगा, और नीचे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे R2 कट जाएगा तो R1 बचेगा, R2 कट जाएगा, R1 बचेगा, ये आ जाएगा। और यहाँ पर आप इंटरनल रेजिस्टेंस को इसे लिख सकते हैं 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ के लिए इस तरह फार्मूला चलता है, और जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसके लिए इस तरह फार्मूला चलता है। याद रखिएगा कि कभी भी अलग अलग सेल आपको जो पैरेलल में दिखेगा तो अच्छा होगा कि आप I1 लीजिए, I2 लीजिए, क्वेश्चन बना के सॉल्व कीजिए बाकायदा। बहुत ज्यादा इसको फार्मूला रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर पढ़ ही रही है आपको, क्योंकि किरचॉफ लॉ में चीजें बड़ी इजी हो जाएंगी।
लेकिन अगर पढ़ ही रही है तो यहां पर E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2 से आप इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल लेते हैं, और R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 से आप टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, और फिर बाकायदा सेल की तरीके से इसको जैसे ये फार्मूला चल रहा है इस सेल के सॉल्व कर लेते हैं क्या क्या आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है बात काफी कुछ समझ में आ गई होगी। पैरेलल का थोड़ा सा लोचा तगड़ा है, बाकी चीजें तो मेरे समझ से इजी थी। ये थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एक बार हाथ सेट करेंगे तो यहां समझ रहे हैं, और इसको जहां वैल्यू पुट ना करिएगा, आई और बी की टर्म में क्वेश्चन निकालिएगा, बस काम बन जाएगा। बोलो बच्चों, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मेरे समझ से काफी कुछ समझ में आ गया होगा।